ये पहले सारा जो है हिमालय की तलहटी था। ये हमारा जो देहरादून क्षेत्र है, द्रोणाचार्य जी तपस्या करने के लिए यहाँ जंगलों में आ गए। इन्होंने तपस्या करी, भगवान शिव की तपस्या करी। तो भगवान ने दूध टपकाया वो गुफा के अंदर, वो दूध शिवलिंग के ऊपर गिरता था, उससे वो बच्चे को पिलाया जाता। ये दून क्लब पहले सेंट जोसेफ स्कूल नहीं होता था, इसके अंदर कोठी होती थी कैप्टन निहंग की। तो एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है देहरादून में? यहाँ का ट्रैफिक। अगर देहरादून बोल सकता तो लोगों से क्या कहना? देहरादून बोल सकता है तो कहता है कि मेरा ध्यान रखो। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद आराम करते हैं तो कुछ लोग अपने अधूरे शौक को नई जिंदगी देते हैं। लेखक और लेखनी सीरीज में आज हमारे साथ हैं सुशील अग्रवाल जी, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद आराम नहीं कलम को चुना। बचपन से लेखन का शौक था, लेकिन वक्त मिला रिटायरमेंट के बाद और फिर शुरू हुआ शौक को शब्दों में बदलने का सफर। नतीजा हमारे बीच आई ऐसी किताबें जिन्होंने जीवन के परिदृश्य को तो दिखाया ही, साथ ही राजधानी देहरादून की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रखी। आज हम सुशील जी से जानेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने जो है मुझे इस काबिल समझा कि आप और अमर उजाला का, आपकी टीम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये लेखक और लेखनी में आपने मुझे आमंत्रित करा है। धन्यवाद सर। मैं शुरुआत आपकी जो लेखन यात्रा है उसमें यहीं से करना चाहूंगी कि आपने बैंक की नौकरी की दशकों तक और देहरादून में अपनी सेवाएं दी जी। उसके बाद रिटायर हुए, आपने लिखना शुरू किया। पहली किताब आपने देहरादून द्रोण नगरी से राजधानी तक लिखी जी। इसके नाम में ही एक यात्रा छिपी है देहरादून की। तो कैसे आपके मन में ये किताब लिखने का आया और कैसे आपने अपनी लेखन की यात्रा शुरू की? दरअसल मैंने 40 साल बैंक में नौकरी करी और करते हुए मैंने कभी भी अपने इतिहास और अपने लेखन को कभी पीछे नहीं छोड़ा। मैं हाई स्कूल से ही इस कार्य में लगा हुआ हूँ। तो मेरा जो है हाई स्कूल जो मैंने बनारस से हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज से करा, जिसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने करी। एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, साहित्य में के उसमें उनका बहुत बड़ा नाम है। तो हमारे कॉलेज के अंदर कुछ इस तरीके का वो एटमॉस्फेयर था, वातावरण ये था कि हम बच्चों को साहित्य से उनको जोड़ के रखें। हालांकि हम कॉमर्स साइड के स्टूडेंट थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे प्रतिवर्ष वो एक वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी और निबंध प्रतियोगिता होती थी, और जिसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था। और ईश्वर की कृपा रही, माँ सरस्वती की कृपा रही कि मुझे कुछ न कुछ प्राइज उसमें मिलता रहा। एक हौसला अफजाई होती है। उसके बाद धीरे धीरे लिखने पढ़ने का शौक़ बढ़ता गया। फिर स्टूडेंट लाइफ में मैंने नेतागिरी वगैरह में भी काफ़ी हिस्सा लिया। तो एक जीवन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, मेरी बैंक में नौकरी लग जाती है, लेकिन फिर भी मेरा जो प्यार लिखने पढ़ने के साथ था, जो मेरा इतिहास के साथ रुचि थी, वो मेरी कम नहीं हुई। बैंक में भी मुझे एक मौका मिला। हमारे यहाँ क्या होता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है जी। हिंदी दिवस क्या, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। और उसमें 2-3 फंक्शन होते हैं, जिसमें सभी कर्मचारियों को निबंध लिखे, टॉपिक दिए जाते हैं, निबंध लिखवाया जाता है और वाद विवाद प्रतियोगिता ही होती है। मैं लगातार 15 साल तक उसमें पार्टिसिपेट करता रहा और हर साल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज कोई ना कोई मुझे मिलता रहा, क्योंकि लेखनी में भी मेरी कमजोरी नहीं थी, बोलने में भी मेरी कोई कमजोरी नहीं थी। उसके बाद 15 साल बाद किसी अधिकारी ने मुझसे कहा, औरों को भी मौका दे। आप हर साल जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से एक प्राइज ले जाते हो और ये नए नौजवान हैं, इनको भी मौका दें। उस दिन के बाद फिर मैंने जो है पार्टिसिपेट करना बंद करा, लेकिन मैंने अंचल लेवल तक उसमें प्राइज जीते। यात्रा धीरे धीरे बैंक में जिम्मेदारियों के साथ बढ़ती गई, समय कम होता गया। रिटायरमेंट के बाद फिर ये हुआ कि अपनी जो पुरानी हॉबीज़ थी उनको दोबारा वो करा जाए, समाज से जो हमने लिया है वो समाज को वापस दिया जाए।
तो हमने बैठ के एक दिन निर्णय करा कि कुछ लेखन पठन पाठन का कार्य शुरू करा जाए। फिर ये हुआ कि पाठक कैसा होना चाहिए, इतिहासकार, इतिहास के ऊपर बुक लिखी जाए तो इतिहासकार टाइप का बंदा चाहिए, या हमारी नौजवान पीढ़ी को जिनके बारे में हमारे विरासत के बारे में जानकारी उनके लिए हो, या टूरिस्ट के नज़रिए से किताब लिखी जाए। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि देखो, टूरिस्ट तो उसको किसी इतिहास और किसी विरासत से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने अपने पैसे खर्च करने और स्थलों पे घूमना फिरना, अपने चले जाना है। जी। इतिहासकारों के लिए बहुत सी ग्रंथ उपलब्ध हैं, बड़े साहित्य उपलब्ध हैं, वो जिन्होंने अपनी खोज और रिसर्च करनी है वो उसमें कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो हमारे नौजवान हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी जो पीढ़ी है, जो जिसको हम जैन जी बोलते हैं, जैन अल्फा बोलते हैं, जी। उनको देहरादून के बारे में सिर्फ उतना ही पता होता है जन्म से लेकर आज तक का उन्होंने क्या देखा, क्या सफ़र शहर ने पूरा किया, क्या उसकी विरासत रही, किस तरह से उसका विकास हुआ, किस तरह की कठिनाइयाँ उन्होंने झेली हैं। उनको ये नहीं पता कि इस जगह तक, देहरादून को इस जगह पहुँचने तक उसके पीछे उसका इतिहास क्या है, उसकी यात्रा कितनी लंबी है। हमने भी 40 साल रहते हुए हमने कभी इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जब बुक लिखने की इच्छा प्रकट हुई तो मैंने इस पर कई किताबों का अध्ययन करा। एक विलियम्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे मेरठ में अंग्रेज़ों के टाइम में, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको सबसे पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये उनको ड्यूटी दी कि देहरादून का इतिहास लिखो आप। देहरादून का इतिहास लिखने में उनमें उनको जो मेन उनका था वो राजस्व के ऊपर जोर था। जी। कहाँ कितनी ज़मीन है, क्या खेती होती है, कितना लगान आता है, कहाँ की नदियाँ हैं, कितनी, तो इस तरह की तो कुछ शुरू के उनके चैप्टर वो इतिहास के बारे में थे, बाकी उनकी किताब पूरी थी। रिसर्च बेस्ड किताब है ये हैं? बेसिकली हाँ, आपकी। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने लीलाधर रतोड़ी जी ने किताब लिखी थी, उनको पढ़ी मैंने। कई किताबें मैंने पढ़ के ढूंढ के जहाँ से मुझे मिली मैंने उनको अध्ययन किया, उसके बाद मैंने इसको लिखना। इसमें आपने द्रोण नगरी का जिक्र किया है, जी। इसमें आपने इतिहास लिखा, संस्कृति लिखी, विरासत भी है, और फिर जो अब विकास हो रहा है उसके बारे में लिखा। तो हम देखते हैं तो द्रोणाचार्य से जुड़ी है कहीं ना कहीं जो देहरादून की जो इतिहास है देहरादून का, वो द्रोणाचार्य से जुड़ा है। तो इसका पौराणिक और ऐतिहासिक असर या महत्व आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि ये पहले सारा जो है हिमालय की तलहटी था। ये हमारा जो देहरादून क्षेत्र है वो हिमालय और मसूरी रेंज दोनों के बीच के ये जी। दून जगह बोली जाती थी। दून बोलते हैं तलहटी दून को। वैली। हाँ, दून वाली तो एक तलहटी थी। उस जमाने में कोई आबादी वगैरह नहीं होती थी, तो द्रोणाचार्य जी तपस्या करने के लिए यहाँ जंगलों में आ गए। इन्होंने तपस्या करी, भगवान शिव की तपस्या करी। तपस्या करने के बाद उनको वरदान मिला। उन्होंने उनसे वरदान में क्या मांगा? अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या। जी। हम मांगते हैं धन लक्ष्मी, ये दे दो, वो दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो। उन्होंने ये मांगा कि हमें शस्त्र शिक्षा प्रदान करी जाए। भगवान ने उनको शिक्षा प्रदान करी। यहाँ रह के वो देहरादून में उन्होंने, उसके बाद उनकी पत्नी कृपी, उनसे साथ उनके एक पुत्र हुआ अश्वत्थामा। तो ये कथा हमारे टपकेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई है। जी। वहाँ बताते हैं कि इनके पास काफ़ी गरीबी अवस्था होने के कारण, उन दिनों ऐसा भी नहीं था कि कोई पुजारी है, मंदिर है, लोग दान दे रहे हैं तो किसी महात्मा का भला हो रहा हो। वो एक अकेले गुफा में रहने वाले व्यक्ति, उनके पास जितने साधन थे, बच्चों को पालना भी जरूरी था, तो उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा, भगवान से प्रार्थना करी। तो भगवान ने दूध टपकाया वो गुफा के अंदर। वो दूध शिवलिंग के ऊपर गिरता था, उससे वो बच्चे को पिलाया जाता। आज भी वो टपकती टपकती है। कलयुग के कारण उसमें पानी टपकता है, पहले उसमें दूध टपकता है। तो ये द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ हमारा। फिर ये द्रोण नगरी नाम तभी से प्राय, और धीरे धीरे ये द्रोण नगरी नाम लुप्त भी हो गया। जी। महाभारत हुई, महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य जी मारे गए,
अश्वत्थामा ने भी बहुत उथल पुथल मचाई, पांडव सेना का काफ़ी नुकसान करा। और पूरी कहानी है, किताब में मिलेगी आपको, क्योंकि छोटे समय में इतनी पूरी नहीं बताई जा सकती। आपने अपने सभी पहलुओं को छुआ है जी तो देहरादून के बारे में जब आप लिख रहे थे, काफी किताबें भी आपने जी। पढ़ी, रिसर्च की, तो कौन सी ऐसी बात आपको उस समय पता लगी जो आपको, जिसने चौंका दिया कि हाँ ये बात तो हमें अभी तक पता नहीं थी या लोगों को पता होनी चाहिए? 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अपील करी इसमें। जी जब मैं पढ़ रहा था तो एक जगह जिक्र आता है कि प्रद्युमन शाह ने देहरादून को, चंडी क्षेत्र से लेकर और देहरादून को 3005 रुपये में कैप्टन यंग को बेच दिया था। 3005 5 रुपए रुपये में? में। ये बहुत अनोखी बात लगी कि इतना बड़ा शहर, जिसको जो है, हालांकि उस समय 3005 रुपये बहुत होते होंगे जी सोने चांदी के हिसाब से लगाया जाए तो, लेकिन फिर भी बेचा गया एक शहर। जी ये मैंने अपने जीवन में कभी किसी शहर के बारे में नहीं सुना कि उसको बेचा गया। बेचा। इसके पीछे की कहानी इसके अंदर है, क्योंकि उस समय गोरखाओं का शासन था। गोरखा 1803 में, ये खुड़बड़ा मोहल्ला है हमारा, ये जी खुड़बड़े की लड़ाई में इनको हरा दिया गया। और जो इनके फादर थे, उनकी प्रद्युमन शाह, उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो ये भाग के जो है हरिद्वार में कहीं बसर कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने उसको बेचा था। उस समय ये कैप्टन यंग जो हैं, जिन्होंने मसूरी की, बाद में मसूरी की खोज करी है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा उन्होंने विकास के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी लंढौर की खोज करना, लंढौर में बनाना, मसूरी की खोज करना, मसूरी का विकास करना। एक टाइम में ये था, ये भी एक बात बड़ी अजीब लगी मुझे कि मसूरी में वो सारी सुविधाएं मौजूद थी जो उस समय इंग्लैंड में हुआ करती थी। आप विचार नहीं कर सकते कि आज से 150-200 साल पहले जी मसूरी इतना हमारा डेवलप करा गया था। और कई चीज़ें उसमें बहुत मुझे अच्छी भी लगी, और मतलब जो लोगों को भी मुझे बताने में बड़ा अच्छा लगता है। ये एक लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी हमारी है मसूरी के अंदर। ये किसी ज़माने में एक होटल हुआ करता था। जी 1903 में एक अंग्रेज ने जो चार्ली विला करके एक होटल बनाया था, जो बॉम्बे के बाद हिंदुस्तान में, बॉम्बे से बाहर सबसे बड़ा होटल था। 112 कमरे इसमें हुआ करते थे, जी और इसमें राजा महाराजा और ये सब आके रहे। तो वो, अब सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के बारे में, जी लेकिन उसके पीछे का इतिहास बहुत कम लोगों को पता है कि उस होटल को धीरे धीरे परिवर्तित डेवलप करा। किया। एक और बात इसमें छोटी सी बताना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। जो पाठकों को भी बड़ी पसंद आएगी। आपने देहरादून क्लब देखा होगा, ये दून क्लब, जी इसी रोड पे दून क्लब। ये दून क्लब पहले सेंट जोसेफ स्कूल नहीं होता था। इसके अंदर कोठी होती थी कैप्टन यंग की, जो हेरिटेज हॉल भी बना हुआ, भवन बना हुआ, उस पे वो रहते थे। उसी में उन्होंने ये 1903 में क्लब बनाया था, ये जी दून क्लब करके, ताकि जो है सारी अपने जो है वो अंग्रेज और जो लोग हैं वो अपने शाम को मिले जुले। उसके बाद वो दून क्लब जो है वहाँ से जगह लेके शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पे स्कूल खुल गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने उस दून क्लब को डिसमेंटल करने के विचार बनाया जी कि अब हम जा रहे हैं, हमें क्लब की ज़रूरत नहीं है, तो इसको तोड़ फोड़ दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, जो भी कर दिया जाए। तो कुछ प्रबुद्ध नागरिक जो हमारे थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगाया, और केस जीत के उसको डिसमेंटल होने से बचा। ये सब बातें आम लोगों को नहीं पता। हम अपनी जनरेशन्स को, आने वाली जनरेशन्स को बताना चाहते हैं। बहुत सिंपल लफ्ज़ों में इस बुक के अंदर इसका विवरण दिया गया है। बहुत ही देहरादून में आज जो विकास हुआ है, तो पुराना देहरादून और नए देहरादून, क्योंकि आपने सारे ही पहलू लिखे हैं, तो पुराना देहरादून और नए देहरादून में आपको क्या फर्क लगता है? फर्क उस ये समय है कि कैसा था?
गढ़वाल रीजन आता है ये। उससे पहले ये केदारखंड, हमारे स्कंद पुराणों में इसका नाम केदारखंड था। केदारखंड के बाद ये धीरे धीरे ये गढ़वाल और कुमाऊं में विभाजित हुआ। जी। गढ़वाल में बताते हैं कि 52 गढ़ होती थी। गढ़ माने किले होते थे। 12 राजा लोग थे, 12 गढ़ थे। इनको राजा अजय पाल सिंह ने इनको सबको एकत्र करके एक गढ़वाल राज्य की स्थापना करी थी। वो रतौड़ी जी की किताब में मिल जाएंगे आपको पूरी डिटेल। 52 के 52 वो, जी, 52 गढ़। हाँ 52 गढ़ थे वो। तो ये 1400 ईस्वी की बात है। 1400 से और 1600 तक गढ़वाल का राज रहा, गढ़वाल के राजाओं का राजा। तो जो विरासत, जो संस्कृति, जो इतिहास, जो विकास की ललक, जो भाषा, वो हमारी आई है देहरादून को जो मिली है, वो ये गढ़वाल राज्य से मिली है। गढ़वाल राजाओं की देन। गढ़वाल राजाओं में एक रानी थी, रानी कर्णावती, जिन्होंने यहाँ देहरादून के अंदर ये नहरें जो बनाई गई थी, सिंचाई के लिए नहरें बनाई। लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों ने बनाई। अंग्रेजों ने नहीं बनाई थी, ये महारानी कर्णावती ने बनाई थी। उनके पति की डेथ होने के बाद उन्होंने, उनका बच्चा छोटा था, 9 साल का था, तो उनको केयर टेकर बनाया गया था। उन्होंने ये इस तरह से विकास हुआ इसका। यहाँ बंजारे आए, 800 साल पहले बंजारे आए। बंजारों ने यहाँ पे जो है खेती बाड़ी शुरू करी। राजाओं को वो देते थे, क्या बोलते हैं, लगान देते थे। तो वो डेवलप उन्होंने करा। हमारे यहाँ बासमती चावल अफगानिस्तान से आया, ये कहानी इसमें मिलेगी। हमारे यहाँ की लीची मशहूर है। ये हमारी जो लीची चाइना से आई है। वैसे तो लीची बंगाल में आई थी, लेकिन यहाँ जो लीची की किस्म आई थी, इसमें गुलाब की खुशबू होती थी, गुलाबी कलर होता था। और जो यहाँ की लीची होती थी उसमें गुलाब की खुशबू, उसको सूंघने से लगे गुलाब की खुशबू आ रही है। तो ये सब खासियत है, बच्चों को नहीं पता। लेकिन आज तो विकास जब हुआ है तो न बासमती की खुशबू आती है, न लीची की। देखिए मैडम, विकास के साथ साथ हमारा ये वो है कि हमारी अपनी विरासत को भी सुदृढ़ करके रखना चाहिए। यदि हम अपनी विरासत को नहीं सहयोगेंगे तो हमारा कल्चर आज भी संभला हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारा कल्चर जो है विकास के साथ ख़त्म हो रहा है। आज भी आप चकरौता चले जाए, जौनसार कल्चर आज भी पनपा हुआ है, पूरी तरह फल फूल रहा है। वो अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने वेशभूषा को आज भी पूरी मेंटेन करें। जितना मर्जी विकास हो जाए, बसें चली जाए, ट्राम चले जाए, लेकिन उनका अपना सजो के रखा हुआ। तो ये हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी विरासत हमें मिली है, आज ये देहरादून आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। तो वो जो जिस तरीके से धीरे धीरे जिस फेज में वो आता चला गया, यहाँ मौर्य वंश भी रहा है, यहाँ पे अंग्रेज भी रहे, यहाँ गोरखे भी रहे हैं, यहाँ पे गढ़वालियों का भी शासन रहा। यहाँ आतंकी मुसलमानों का, मुगलों का वो भी रहा है। शासन तो कभी नहीं रहा, लेकिन लूटपाट उन्होंने करी। मोहम्मद गजनवी यहाँ आया, लूट के चला गया। तैमूर लंग यहाँ आया, लूट के चला गया। तो इस तरह से हम जो बची हमारी विरासत है, उस विरासत को हमें संजो के रखना है। यही हमारी अपने नई जनरेशन से ये अपील है कि आप अपने विरासत को जानें, पहले तो जानें, समझें और उसको सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करें। तो कौन से, आपने युवाओं की बात की, तो कौन सी ऐसी जगह आपको देहरादून में लगती है जहाँ युवाओं को ज़रूर जाना चाहिए? कई ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, कई ऐसी जगह हैं, तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाना ज़रूर चाहिए जिससे कि बहुत जानकारियाँ उन्हें मिल सकें? देखिए, देहरादून के अंदर बहुत सी जो हमारी पुरानी विरासतें, बिल्डिंगें थी, वो नष्ट भी हो गई है, सुरक्षित नहीं रखी गई है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारी आज़ादी के बाद, जैसे यहाँ ये सिरमौर राज्य की कोठी होती थी, यहाँ पे कोलागढ़ साइड में रानी कर्णावती की नवादा के अंदर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, तो उनका महल होता था, वो सब खंडर हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है हमारी, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें बची हुई है। जैसे आप ये कलिंगा ये युद्ध हुआ था, ये यहाँ पे खलंगा मेमोरियल जो है, आज भी संजो के रखा हुआ है। लेकिन अब जो उसका किला था, जिस किले पे लड़ाई हुई थी, जो हमारे इसमें
ये है नाला पानी, नाला पानी के पास वो किला धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, खत्म होता है। उसको गवर्नमेंट को संजोना चाहिए चीज़ों को। हमारे मौर्य वंश का जो अशोक का वो लेख है जो हमारे कालसी में रखा हुआ है, उसको पूरा डेवलप करें, उसको लोगों को बताएं, वहाँ पे उस पर टूरिज्म बढ़ाएं, ले जाएं वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों को हम संजो के नहीं रखेंगे, कैसे चलेगा काम हमारे। आज भी पहाड़ों के अंदर जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपके बुग्याल हैं, इनकी सुरक्षा करी जाए। जहाँ पे हमारे पहाड़ी कल्चर में जो वेशभूषा है, जो पहनावा है, जो बोली है, उनको मान्यता मिलनी चाहिए। आज भी जौनपुरी भाषा को मान्यता नहीं है, जौनपुर को मान्यता नहीं है जी। जौनसार को है, जौनपुर को नहीं है, जो कि जमुना के इस पार और उस पार की बात है जी। जमुना के इस तरफ जौनसार है, इस तरफ जौनपुर है। उनकी मान्यता के लिए लोग लड़ रहे हैं। कई हमारी ऐसी जगह हैं जैसे चमोली है, रुद्रप्रयाग है। आज हमने राजधानी बनाई, हम शहरीकरण की ओर बढ़ गए, लेकिन हमारा जो बेस है वो पहाड़ है। जी। पहाड़ पे गैरसैंण को आज तक उन्होंने कभी राजधानी के रूप में यूज नहीं किया। सन 1936 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पास करा था जी। एक अधिवेशन के अंदर कि उत्तराखंड राज्य, हिमालय राज्य अलग बनना चाहिए, जिसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। जी। ये 1936 से आज तक। तो इस तरह की जो हमारी विरासत को हम संभाल कैसे पाएंगे? नहीं संभाल पा रहे हैं। आज बद्री, केदार, हमारे ये बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान हैं, इनमें आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आज विकास के नाम पे पहाड़ों को खोदा जा रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड होती है। हम ये चाहते हैं कि नौजवान इस चीज़ को, अपनी विरासत को पहले समझें, फिर लड़ें। विकास विनाश का कारण न बने। यस, विकास भी हो, विरासत भी संजो के रखी जाए। जैसे हम मकान बनाते हैं अपना, तो यदि पिताजी हमारे किसी जगह बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे, उस जगह हम यदि टॉयलेट बना दें, जी। उस जगह को, पूजा पाठ को संजो के रखना हमने। उस जगह को यदि वहाँ पूजा करते हैं, उसको मंदिर के रूप में परिवर्तित करें। ये विरासत जी। और संस्कृति ये है कि जो हमें पीछे से शिक्षा मिली है, जो हमें जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपना योगदान दिया है, वही संस्कृति है। संस्कृति कोई लिखी हुई किताब नहीं होती है कि जिसको आपने पढ़ा और उस संस्कृत पढ़ी और संस्कृति आ गई, ऐसा नहीं है। तो एक संस्कृति एक परंपरा है, एक पारिवारिक सिस्टम चला आता है। आज भी देखो पहाड़ों के अंदर अभी भी सिस्टम, ज्वाइंट फैमिलियाँ हैं जी। आज शहरों के अंदर कहाँ होती है ज्वाइंट फैमिली? 14 आदमियों के परिवार में। तो पहाड़ों में पोस्टिंग रही है, मैं कई जगह पहाड़ों में रहा हूँ, मैंने देखे 14 परिवार एक साथ रहते हैं। 150 आदमी, मतलब एक साथ एक रसोई में बनता है। तो ये चीजें इनको संजोना है। आपने जॉइंट फैमिली की बात की, तो आपने ये किताब भी लिखी है, लाला प्यारे लाल जी एंड सन्स। जी। ये आपका नॉवेल है। इसमें परिवार की ही इसमें कहानी है। इसमें मेरे इसके पीछे भी एक कहानी है लिखने की। जी। आज की जो जनरेशन है, जी। जो हमारे बच्चे हैं या बच्चों के बच्चे हैं, उन्होंने वो संघर्ष, वो त्याग, वो बलिदान, जी। वो तपस्या जो हमारे बुजुर्गों ने पीढ़ियों में करी है, उनको नहीं जानते हैं। होता क्या है कि आज हम पढ़ लिख गए तो हमें ये लगता है कि हम अपने बूते पे पढ़ गए हैं, जी। तो हम सेल्फ मेड आदमी हैं, आज हमारी नौकरी लग गई है, आज हम हाईली क्वालिफाइड हैं, तो ये हमारा अपना। उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे कितने बलिदान, कितने उनके पेरेंट्स ने उसमें योगदान दिया है, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने योगदान, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स पीढ़ियां चली आ रही एक दूसरे तो वो चीज़ों को बताने के लिए मैंने ये बुक लिखी है, ताकि हमारी जनरेशन को आगे भी ये पता रहे कि हम एक किसान परिवार से आए हुए लोग हैं। हमारे पास अपनी ज़मीन चली गई थी जी। उसके बावजूद हमने सरवाइव करा है, इतने बड़े 5-6 आदमियों की फैमिली को चलाया है। आज विदेशों में लोग रह रहे हैं जी। हमारे परिवार के, तो उनके पीछे जो सेटिस्फाइड वो सेक्रीफाइसेस है, बलिदान है, त्याग है, समर्पण है, एक परिवार को जोड़ के रखने की जो शक्ति है। एक आदमी कमाता है, 6 को पेट भर रहा था, आज हम 6 आदमी कमाते हैं, एक को नहीं पाल पाते, लोग वृद्धाश्रम वगैरह में चले जाते हैं।
तो ये सब चीज़ों को मैंने एक बहुत संजो के, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक सिंपल भाषा में बच्चों को ये बताया है कि हम कहाँ थे, क्या थे, आज कहाँ हैं, क्या है, इसके पीछे कितनी बड़ी हमारी ट्रेल है जो यहाँ तक तो कोई पहुँची है। रिस्पॉन्स मिला इसको किसी का, किसी ने मैंने पढ़ा हो तो? मैंने परिवार में जब इसको लॉन्च करा है तो सबने पढ़ने के बाद बहुत खुशी जाहिर करी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने सिंपल शब्दों में बहुत सी बातें लिखी जो उनको भी नहीं पता थी। मेरे गांव के पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री मेरे गांव से बना था। कौन सा गाँव है? गांव जूंडला, जिला करनाल, हरियाणा। जी। जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन बनने के बाद सारे इधर के लोग उधर चले गए, उधर के लोग इधर चले आए, तो जो पाकिस्तान का पहले प्रधानमंत्री बने लियाकत अली जी, वो लियाकत अली हमारे गांव जूंडले से। अच्छा। तो ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं पता है। ये हमने सब रिसर्च करके ढूंढ ढांड के लिखी है, सब बताया गया। ई बुक्स पे भी आपने काम किया है? ई बुक्स ई पे बुक कुछ ऐसा है कि आज की जनरेशन के हिसाब से जी। लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अंकल पापा कि हम किताब लेके इसको जो है पढ़ते फिरें, इसको कैरी करें। जी। तो हमें तो ई बुक पे यदि मिल जाए तो हम अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे जब भी उस पर डाउनलोड लगे करें, तो समय अपने आप लगे आराम ना से पढ़ पढ़ लें उसको। तो उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी दोनों तीनों किताबों को उसको ई बुक पे भी डाला। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि ये पॉजिटिव वे में जा रहा है? क्योंकि आज का यूथ जो है वो किताबों से थोड़ा हटके डिजिटल दुनिया की तरफ ज़्यादा है। रील स्क्रॉल करते हैं या फेसबुक पे कुछ लेख पढ़ते हैं, लेकिन किताबों से थोड़ा-सा कम होता जा रहा है। तो कैसे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको लगता ये है? बात आपकी सही है कि आज का युवा जो है किताबों से थोड़ा दूर होता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना समय का एक चक्र चलता है। तो एक चक्र था किताब जी। अपना एक वो रखती थी। आज भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी किताबों, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े शोध ग्रंथ लिखे गए हैं। सब धीरे धीरे नई जनरेशन को ये लगा कि हम कैरी कैसे करेंगे बुक को, ये करेंगे, हमें मोबाइल में मिल जाए इसमें। लेकिन अब समय समय मैं तो फीडबैक लेता रहता हूँ ना। जी। डाउनलोड कर लिया, 100 कुछ रुपए जो उनका चार्जेस थे उन्होंने दिया, किंडल पे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब वो पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। अब इतना तो ये नहीं होता कि मतलब जो है उसको स्पेशली जो है उसको समय निकाल के पढ़ा जाए। बुक्स का ये होता है कि बुक्स आपके टेबल पे पड़ी है, अलमारी में पड़ी है, आप सफ़र में जा रहे हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं रास्ते में आप पढ़ सकते हैं, समझे। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बुक्स की अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कितना भी डिजिटल आ जाए। फिर लोगों ने इसमें एक और रास्ता भी निकाला कि वो सुनने वाली की कहानी को बोल के उसको सुना जाए, वो भी बहुत प्रचलित नहीं है। मैंने तो देखा, मेरी जितनी बुक्स बिकी हैं उतनी वो ई बुक डाउनलोड नहीं हुई है। जी। तो इसलिए मैं ये इस विचार से असहमत हूँ कि ये पुस्तकों की उपयोगिता को ख़त्म कर सकती है। हाँ, कुछ लोग शौकवश या आजकल के ज़माने में कहते हैं दिखावावश उसको वो कर सकते हैं, लेकिन उसे पढ़ के वो मज़ा नहीं आता जो किताब हाथ में लेने के बाद वो कहते हैं ना सरस्वती बिल्कुल हाथों में बसती है। और आपने हिंदी में लिखी हैं किताबें, हिंदी जी। लिटरेचर से आप शुरू से ही जुड़े रहे, जी। तो हिंदी जो हमारा लिटरेचर है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप किस तरह से देखते हैं? कैसे और डेवलप किया जा सकता है उसको? देखिए, हिंदी हमारी राजभाषा भी है, हमारी राष्ट्रभाषा भी है, हमारी मातृभाषा भी है। राजभाषा राज्य के पर्पज से होती है, मातृभाषा अपनी बोलचाल की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा ऐसी है। हमारी हिंदी चाइना के बाद जी। सबसे ज़्यादा हिंदी पूरे विश्व में बोली जाती है। मुझे ये नहीं लगता कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा किसी योगदान की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चले जाएं, हिंदुस्तानी पाया जाएगा, और जहाँ हिंदुस्तानी होगा वो हिंदी बोली जाएगी, हिंदी पढ़ी जाएगी, हिंदी लिखी जाएगी। मेरी भी किताब विश्व के 150 कंट्रीज़ के अंदर
बिकने के लिए हिंदी में उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, सारे जगह हिंदुस्तानी हैं, अपनी हिंदी भाषा प्यार करते। जो लोग यहाँ से चले गए, एनआरआई भी हो गए, वो भी बच्चों को अपनी हिंदी घर में हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे की जड़ें अपने हिंदुस्तान से, अपने प्रेम से, अपने से जुड़ी रहें। तो इसलिए हिंदी की महत्व, एक ज़माना था जब लोग बाहर जाते थे तो दिखावे में आके यहाँ इंडिया में भी आके अंग्रेजी में बोला करते थे, अंग्रेजी में शान समझते थे अपनी बोलना। अब ऑफिसरों में, दफ्तरों में अब वो बात नहीं रही। अब हिंदी ने जो ख्याति प्राप्त करी है, ये विश्व में मैं समझता हूँ कि सबसे जो है ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सोशल मीडिया, हिंदी सब पर बात हुई, आपकी किताबों पर भी, लेकिन देहरादून से आपका खास लगाव, क्योंकि आपने केवल किताब ही नहीं लिखी बल्कि देहरादून में जब आप रहे हैं तो आपने जिया भी है उसे। तो एक छोटा सा रैपिड फायर आपसे कि आपके लिए देहरादून क्या है, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप उसका एक एक शब्द में जवाब दीजिएगा। देहरादून एक शब्द में। मेरी जान। पुराना देहरादून या नया देहरादून? पुराना देहरादून। सबसे खास चीज? सबसे खास चीज यहाँ की आबो हवा, जो अब धीरे धीरे दूषित हो रही है। पसंदीदा जगह? पसंदीदा जगह राजपुर रोड। राजपुर रोड सबको पसंद है। सबसे पसंदीदा मौसम? मौसम बदलता है हर वक्त। यहाँ की सर्दियाँ। सर्दी। पुरानी जगह जिसे आप हमेशा चाहते हैं कि वो बची रहे? आपका ये सहस्त्रधारा, ये धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, अपनी योग्यता को खो रहा है ये। तो एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है देहरादून में? यहाँ का ट्रैफिक। सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या। और सबसे ज्यादा पसंद क्या है? सबसे ज्यादा पसंद है यहाँ का लोगों का व्यवहार, विचार और खान पान। यहाँ बड़ा हर तरह का खान पान, क्योंकि ये मिक्स है। यहाँ हजारों सालों से यहाँ पे कई जो है शासक रहे हैं, उनके हिसाब से यहाँ का हर तरह का खाना यहाँ पे जो है उपलब्ध है। तो मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। राजधानी बनने से सबसे बड़ा फायदा? सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ प्रॉपर्टियों की कीमत बढ़ गई है। ये प्रॉपर्टी वाले जो है अरबों खरबों-पति हो गए। नुकसान हम आम जनता का है, जो हमारे जैसे जो रिटायर्ड आदमी हैं, जो पहले सुकून से रहते थे, अब उनके लिए सड़कों पे चलना भारी हो गया है। हम टहल नहीं सकते, हम सड़क पे ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते, गाड़ियाँ हमारी जो है घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसी रहती है। ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। और अब लास्ट क्वेश्चन, अगर देहरादून बोल सकता तो लोगों से क्या कहता? देहरादून बोल सकता है तो कहता है कि मेरा ध्यान रखो, जगह जगह गंदगियाँ मत फैलाओ, इस शहर को इसकी खूबसूरती, पुरानी खूबसूरती लौटा दो। जो मौसम इसकी खासियत होती थी कि जरा सी गर्मी हुई और बरसात आ गई, वो मेरा मौसम लौटा दो। अब आप नया क्या लिखने जा रहे हैं? अब कौन सी किताब पर अब काम कर रहे हैं? मैडम अभी तो मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही आपको जो है, आजकल रिसर्च वर्क मेरा चल रहा है, मैं उसको थोड़ा सा गुप्त रखना चाहता हूँ। लेकिन जल्दी ही आपको जो है मैं बताऊंगा। मैं बहुत एक अच्छे जो मेन टॉपिक आज का है हमारी नए जैन का, हाँ जैन के ऊपर उसको केंद्रित करते हुए मैं जो है एक बहुत अच्छी नॉवल लिखने जा रहा हूँ। आजकल रिसर्च वर्क चल रहा है। बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, आपको जल्दी हमारे बीच होगी। हाँ। तो ये थे हमारे साथ सुशील अग्रवाल जी, और ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।